हमेशा कितने जीन पाए जाते हैं? 2। एक लक्षण को नियंत्रित करने के लिए हमेशा जीन कितने होंगे? 2। चाहे वो लंबेपन का हो, चाहे वो बौनेपन का हो, या पुष्प का रंग हो, तने की लंबाई का रंग हो, फली का आकार हो, जो भी लक्षण है पादप का या जीव का, उसमें डबल होंगे, युग्म में रहेंगे, जोड़े में रहेंगे। एक कैपिटल टी हो गया, एक क्या हो गया? स्मॉल टी, स्मॉल टी। एक पादप को हमने नर मान लिया, एक पादप को हमने क्या मान लिया? मादा मान लिया। अब देखो इसमें क्या होगा, ये है जनक, इनको तो क्या कहते हैं? जनक, यानी माता पिता। ये क्या है? जनक है, माता पिता है। अब इनमें सबसे पहले अर्धसूत्री विभाजन होता है। संकरण से पहले क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो इसमें अर्धसूत्री विभाजन का मतलब कक्षा 9 में आप पढ़ चुके हैं कि कोशिकाओं में होने वाला ऐसा विभाजन जिसमें गुणसूत्रों की संख्या घट करके मात्र कोशिका से, पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या है वो घटकर मात्र कोशिका से क्या रह जाती है? आदि। उसको मतलब क्या कहा जाता है? अर्धसूत्री विभाजन कहा जाता है। और ये कब होता है? जनन प्रक्रिया के समय मतलब क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। एक होता है समसूत्री। समसूत्री विभाजन की परिभाषा भी आपने कक्षा 9 में पढ़ ली है कि समसूत्री का मतलब क्या होता है कि कोशिकाओं में होने वाला ऐसा विभाजन जिसमें पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका की क्या होती है? समान होती है, उसको क्या कहते हैं? समसूत्री कहते हैं। तो यहाँ अर्धसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री विभाजन से जो अगुणित कोशिकाएं बनती हैं उनको हम युग्मक कहते हैं। अर्धसूत्री विभाजन से जो अगुणित कोशिकाएं बनती है, तो द्विगुणित है, डबल है, ये तो द्विगुणित है ना? 2 गुणसूत्र है इसलिए द्विगुणित, और ये एक ही गुणसूत्र इस कोशिका में, इसलिए क्या हो गई? अगुणित। तो अर्धसूत्री विभाजन के दौरान जो अगुणित कोशिकाएं बनती हैं उसको मतलब क्या कहा जाता है? युग्मक कहा जाता है। इसमें भी युग्मक पढ़ेंगे पहले, है ना? जनन जो संकरण है उससे पहले इसमें युग्मक पढ़ेंगे, और इसमें भी युग्मक पढ़ेंगे। इसमें स्मॉल टी बढ़ेगा, दूसरा भी क्या बढ़ेगा? स्मॉल टी। ये कैसा युग्मक होगा? नर युग्मक, नर से बन रहा है इसलिए कैसा होगा? नर युग्मक। ये कैसा युग्मक होगा? मादा युग्मक। ये कैसा युग्मक होगा? मादा से बन रहा है, इसका मतलब कैसा हो गया? मादा युग्मक हो गया। अब देखो, ये तो अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया हो गई, ये तो इन जनकों के शरीर में। इसके बाद में इनमें संकरण होगा, जो भी पढ़ रहे हैं संकरण। संकरण का मतलब है नर युग्मक और मादा युग्मक के आपस में संयोजन को। ये क्या हो गया? संकरण हो गया। ये तो मादा युग्मक, ये क्या है? नर युग्मक। इन दोनों का आपस में क्या हो रहा है? संयोजन हो रहा है। इसी को मतलब क्या कहा जाता है? संकरण या क्रॉस कहा जाता है। अलग अलग परिभाषाएं देखते जब, नर युग्मक और मादा युग्मक के आपस में संयोजन, और इसके बाद में किसका निर्माण होगा? युग्मनज का। नर युग्मक और मादा युग्मकों का आपस में संयोजन होना, ये तो क्या कहलाता है? क्रॉस, या हिंदी में इसको क्या कहते हैं? संकरण। हिंदी में तो क्या कहोगे? हिंदी में तो कहोगे संकरण, और अंग्रेजी में इसको क्या कहा जाता है? क्रॉस। अंग्रेजी में इसको क्या कहा जाता है? क्रॉस कहा जाता है। बाकी लगभग शब्दावली जो ये जेनेटिक्स की है, जैसे हिंदी में ही आपको लिख करके पूछ लिया जाएगा कि जैसे फिनोटाइप अंग्रेजी शब्द है, फिनोटाइप क्या है? अंग्रेजी शब्द है। जीनोटाइप अंग्रेजी शब्द है। हेरिडिटी अंग्रेजी शब्द है, लेकिन अंग्रेजी में न लिख करके आपको हिंदी में लिख करके ही क्या किया जाएगा? उससे परिभाषाएं पूछी जाएंगी। जैसे हेरिडिटी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? जेनेटिक्स शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया है? फिनोटाइप किसे कहते हैं? जीनोटाइप किसे कहते हैं? क्रॉस किसे कहते हैं? तो आपको ये नहीं देखना, क्रॉस तो कभी पढ़ा है नहीं। क्रॉस का मतलब संकरण को ही अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? क्रॉस कहा जाता है। और संकर का दूसरा नाम, संकर का दूसरा नाम क्या है? लक्षण, है ना? आनुवंशिक शब्दावली में लक्षण को क्या कहते हैं? संकर कहते हैं। अब संकर कौन सा? सांप वाला। तो नर युग्मक और मादा युग्मक इनके संयोजन को, नर युग्मकों के मादा युग्मकों के संयोजन को क्या कहेंगे? क्रॉस या संकरण। और इनके संयोजन से क्या बनेगी? जो कोशिका बनेगी, उस कोशिका को मतलब कहा जाता है युग्मनज। उसको क्या कहा जाता है? युग्मनज। समझ गए?
युग्मनज। अब युग्मनज में गुणसूत्रों की संख्या देखो वापस डबल हो गई। एक तो ये आ गया कैपिटल टी वाला और एक ये आ गया कौन सा, स्मॉल टी वाला। फिर इस युग्मनज में आगे समसूत्री विभाजन होता है और उसका समसूत्री विभाजन होने से जीव के शरीर का क्या बन जाता है, आकार बन जाता है, फिर जीव के शरीर का निर्माण हो जाएगा। अब ऐसे ये और ये, इसके बाद में देखो इसका हम क्या करवा सकते हैं, क्रॉस करवा सकते हैं। तो इससे दूसरी कौन सी बन गई, वही कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये इसके साथ हो गया और इसका इसके साथ हो गया। इसका देखो ये इसके साथ भी, इसके 4 प्रकार की संतान बनेगी। देखो यहाँ समझ लेना एक बार, आपको उदाहरण बनेगी कैपिटल टी, स्मॉल टी और स्मॉल टी, ऐसे तो नहीं बने, दो ये और दो नर युग्मक है, 2 मादा युग्मक है। इसमें क्या होगा, ये जो नर युग्मक है इसके साथ भी संयोग कर सकता है और इसके साथ भी संयोग कर सकता है। तो एक तो ये संतान बन गई और ये संतान, इसमें बन गया कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें बन गया कैपिटल टी स्मॉल टी। समझ गए, ये जो नर युग्मक है ये इसके साथ भी इसका क्रॉस हो सकता है और इसके साथ भी क्या हो सकता है, इसका क्रॉस हो सकता है। तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी और ये भी क्या होगी, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसको हम कहते हैं प्रथम पीढ़ी। यहाँ भी 4 बनेगी, हमने 2 ही बनाई, समझ गए ना, उधर 4 बना दी। ये कौन सी पीढ़ी है, प्रथम पीढ़ी। ये कौन सी पीढ़ी हो गई, प्रथम पीढ़ी, या इसको अंग्रेजी में F1 जनरेशन, अंग्रेजी में फर्स्ट जनरेशन है ना। फर्स्ट जनरेशन का मतलब प्रथम पीढ़ी और उसका संकेत क्या रखा है मेंडल ने, F1 पीढ़ी है ना, F1 पीढ़ी। F1 पीढ़ी का मतलब क्या हो गया, पहली पीढ़ी हो गई, फर्स्ट जनरेशन हो गई, ये प्रथम पीढ़ी हो गई। समझ गए। अब देखो क्या होगा, ऐसे ही इससे तैयार हो गए। पश्चिम संकरण में देखो क्या होगा, इसमें भी वही 2 जनक लेंगे, कैपिटल टी, ये हमने नर मान लिया और एक को क्या मान लिया, मादा मान लिया। कैसे मानेंगे वो भी आगे देखेंगे। ये दोनों हो गए जनक। इनमें जनन क्रिया में सबसे पहले इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा, इसमें 2 युग्मक बनेगी, वही कैपिटल टी इसमें बनेगा और इसमें भी 2 युग्मक बनेंगे, स्मॉल टी और स्मॉल टी। इसको हम अर्धसूत्री विभाजन कहेंगे। भाई युग्मक निर्माण से पहले कौन सा विभाजन होता है, अर्धसूत्री। युग्मक निर्माण से पहले कौन सा विभाजन होता है, अर्धसूत्री। ये युग्मक बढ़ गए, ये नर युग्मक, ये दोनों तो नर युग्मक और ये दोनों क्या है, मादा युग्मक। अब इनमें क्या होगा, संकरण। इनमें क्या होगा, नर युग्मक और मादा युग्मक के आपस में संयोजन को क्या कहते हैं, संकरण। इसमें संकरण होगा। संकरण होगा तो एक संतान में तो गुणसूत्र होंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, दूसरी संतान में गुणसूत्र होंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, सब में सेम ही तो होंगे और इसका इससे संयोग होगा, इसमें भी कैपिटल टी और स्मॉल टी, और इसका इससे संयोग होगा तो इसमें भी कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये कौन सी पीढ़ी हो गई, F1 पीढ़ी। कौन सी पीढ़ी हो गई, F1 पीढ़ी। अब देखो यहाँ 3-4 प्रकार की बातें आपको बता देता हूं। पहले जनक, माता पिता को क्या कहा जाता है, जनक। अब इसमें जनन क्रिया जब शुरू होगी तो इसमें जनन जो क्रिया है उस जनन क्रिया में सबसे पहले क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन। तो जनकों की ये तो है द्विगुणित कोशिका। कैसी कोशिका है, द्विगुणित। भाई गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, 2, तो द्विगुणित। और ये कैसी कोशिका है, अगुणित। ये कैसी कोशिका है, अगुणित, क्योंकि गुणसूत्र की संख्या क्या है, 1। ये अगुणित कोशिका है, ये क्या है, द्विगुणित कोशिका है। द्विगुणित कोशिका से अगुणित कोशिकाओं के निर्माण की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, अर्धसूत्री विभाजन। कहीं परिभाषा नहीं। तो यहाँ सबसे पहले अर्धसूत्री विभाजन हुआ। अर्धसूत्री विभाजन से जो अगुणित कोशिकाएं बनी, देखो 2 इससे बढ़ गई, आधे हो गए गुणसूत्र, इससे भी 2 बढ़ गई, आधे हो गए। तो इनको मतलब क्या कहेंगे, युग्मक। इनको क्या कहोगे, युग्मक। ये जो बन गए ना, इनको क्या कहोगे, युग्मक। ये भी युग्मक है और ये भी क्या है, युग्मक। नर से बने हैं तो नर युग्मक, मादा कोशिका से बने हैं तो मादा युग्मक। समझ।
फिर जनन प्रक्रिया के दौरान क्या होगा, इन युग्मकों में आपस में संयोग होगा, इन युग्मकों में आपस में क्या होगा, संयोग होगा, उसको क्या कहोगे, संकरण, या अंग्रेजी में क्या कहते हैं संकरण को, क्रॉस। अंग्रेजी में संकरण को क्या कहते हो, क्रॉस। तो नर युग्मक और मादा युग्मक में आपस में संयोजन को संकरण या क्रॉस कहते हैं। और नर युग्मक और मादा युग्मक में आपस में संयोजन होने से, संकरण होने से, क्रॉस होने से फिर क्या बनेगी, द्विगुणित कोशिका। ये कैसी कोशिका है, द्विगुणित। कैसी कोशिका है ये, द्विगुणित। डबल हो गया गुणसूत्र वापस, तो ये द्विगुणित। इस द्विगुणित कोशिका को क्या कहोगे, युग्मनज। क्या कहोगे, देखो जय लग गए, युग्मनज। ये तो द्विगुणित कोशिका है जो नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोजन के बाद में बनने वाली द्विगुणित कोशिका तो कहलाती है युग्मनज। और जो जनक कोशिकाएं हैं, उन जनक कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के बाद बनने वाली अगुणित कोशिका कहलाती है युग्मक। वो क्या कहलाती है, ये युग्मनज हो गया। कैसा होगा, द्विगुणित होगा। और ये जो पीढ़ी पर मिली, यहाँ जो संतान हुई, उन संतानों को क्या कहोगे, F1 पीढ़ी। क्या कहोगे, F1 पीढ़ी, प्रथम पीढ़ी या F1 पीढ़ी। अब देखो, हम बात कर रहे हैं परीक्षण संकरण की। परीक्षण संकरण में हमने क्या पढ़ा, देखो ये है अप्रभावी लक्षण। ये जनक कैसे लक्षण वाला है, अप्रभावी। बताओ कैसे, ये अप्रभावी, जो भी अप्रभावी लक्षण है ना, उसको अंग्रेजी में छोटे अक्षरों के द्वारा, अप्रभावी लक्षण के कारक को किसके द्वारा दर्शाते हैं, अंग्रेजी में छोटे अक्षरों का द्वारा दर्शाते हैं। ये पहले प्रयोग करके सारे देखे गए हैं। तो उसमें कौन सा प्रभावी है, कौन सा अप्रभावी है। जो पहली पीढ़ी में प्रकट हो जाता है वो तो है प्रभावी, और जो पहली पीढ़ी में प्रकट नहीं होता है वो क्या है, अप्रभावी। जैसे अभी बात कर रहे हैं, देखो ये तो जो जनक है वो लंबा, और ये जनक जो है वो क्या है, बोना। बोनेपन का ही तो है इसमें कारक, तो ये बोना। इसमें लंबेपन का है तो ये क्या है, लंबा। लेकिन F1 पीढ़ी में देखो कैपिटल टी भी आ गया और क्या आ गया, स्मॉल टी भी आ गया। अब दोनों लक्षण तो नहीं हो सकते ना एक साथ प्रकट। भाई पादप पे जो है या तो लंबा हो सकता है या क्या हो सकता है, बोना हो सकता है। दोनों तो लक्षण प्रकट हो ही नहीं सकते। आंखों के रंग में जैसे भाई या तो काला ही हो सकता है या क्या हो सकता है, भूरा ही हो सकता है। बालों का रंग या तो काला हो सकता है या क्या हो सकता है, भूरा हो सकता है। तो या पादप की लंबाई की बात कर रहे हैं, या तो पादप लंबा होगा या फिर क्या होगा, बोना होगा। तो दोनों लक्षण तो प्रकट नहीं होंगे। अब हम क्या कहेंगे इसको, ये कैसा होगा, लंबा होगा। कैसा होगा, लंबा होगा, बोना नहीं होगा। बोना क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ बोनेपन के लक्षण को क्या कर दिया जाता है, दबा दिया जाता है। केवल लंबेपन का लक्षण ही क्या होता है, प्रकट होता है। बोनेपन का लक्षण क्या नहीं होता है, प्रकट नहीं होता है। तो जो लक्षण F1 पीढ़ी में प्रकट होता है उसको प्रभावी, जो लक्षण F1 पीढ़ी में क्या हो जाता है, प्रकट हो जाता है, उसको क्या कहेंगे हम, प्रभावी। और जो लक्षण F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं होता है उसको क्या कहोगे, अप्रभावी। जो लक्षण F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं होता है उसको क्या कहोगे, अप्रभावी। अब देखो ये अप्रभावी है कि स्मॉल टी वाला, क्योंकि स्मॉल टी का लक्षण है वो F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं होता है। F1 पीढ़ी की सभी संतानें लंबी होती है, इसलिए बोलनेपन का लक्षण प्रकट ही नहीं होता है। तो ये अप्रभावी है। परीक्षण संकरण का मतलब क्या हुआ कि अगर F1 पीढ़ी का, ये F1 पीढ़ी है, चाहे ये मान लो चाहे ये मान लो, दोनों सेम ही है। तो F1 पीढ़ी का यानी F1 पीढ़ी की संतान कैसी है, कैपिटल टी और स्मॉल टी। अगर F1 पीढ़ी का जनक पीढ़ी, ये जनक पीढ़ी है, ये दोनों जनक पीढ़ी, तो अगर F1 पीढ़ी का जनक पीढ़ी के अप्रभावी लक्षण के साथ, यानी इस पादप का, अगर इस पादप के साथ अगर क्या करवा दिया जाता है, वापस संकरण करवा दिया जाता है। F1 पीढ़ी की संतति का, ये F1 पीढ़ी की संतति, अगर F1 पीढ़ी की संतति का
जनक पीढ़ी के अप्रभावी लक्षण वाले जनक के साथ अगर क्या करवाया जाता है, संकरण करवाया जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, परीक्षण संकरण या टेस्ट क्रॉस कहा जाता है। तो परीक्षण संकरण में तो ये बाध्यता हो गई कि F1 पीढ़ी है, F1 पीढ़ी का संकरण अगर जनक पीढ़ी के अप्रभावी लक्षण के साथ करवाया जा रहा है, तब तो उसको हम क्या कहेंगे, परीक्षण संकरण। तब तो क्या कहोगे, परीक्षण संकरण। दूसरी बात है संकर पूर्वज संकरण या पश्चय संकरण। संकर पूर्वज संकरण या पश्चय संकरण। इस संकर पूर्वज संकरण या पश्चय संकरण का मतलब होगा कि अगर F1 पीढ़ी है, ये चारों इसकी संतति समान है, कोई सी भी एक ले लेते हैं। अगर F1 पीढ़ी की संतति का जनक पीढ़ी के किसी भी जनक के साथ, चाहे इसके साथ क्रॉस करवा दो और चाहे इसके साथ क्रॉस करवा दो, बस इतना सा फर्क है। अगर F1 पीढ़ी की संतति का जनक पीढ़ी के किसी भी जनक के साथ अगर संकरण करवा दिया जाता है, तो उसको क्या कहोगे, संकर पूर्वज संकरण या पश्चय संकरण। संकर पूर्वज संकरण या पश्चय संकरण। लेकिन अगर F1 पीढ़ी की संतति का अगर जनक पीढ़ी के केवल और केवल अप्रभावी लक्षण वाले जनक के साथ ही अगर संकरण करवाया जाता है, तो उसको क्या कहा जाएगा, परीक्षण संकरण। तो उसको क्या कहोगे, परीक्षण संकरण। तो ये दो बातें हैं। संकर पूर्वज संकरण का दूसरा नाम क्या है, पश्चय संकरण। पश्चय संकरण में तो F1 पीढ़ी की संतति का भी किसी भी जनक के साथ मतलब क्या करवा दिया जाता है, क्रॉस करवा दिया जाता है। और परीक्षण संकरण में क्या है कि F1 पीढ़ी की संतति का जनक पीढ़ी के केवल अप्रभावी लक्षण वाले जनक के साथ ही क्या करवाया जाए, संकरण करवाया जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, परीक्षण संकरण कहेंगे। समझ गए, ये दो बातें हैं, इनको याद करेंगे। नेक्स्ट आप हेडिंग डालें। अगला है अपना व्युत्क्रम संकरण। अभी मैं लिख रहा हूं, इनको रिवाइज करेंगे, कर जाते ही पढ़ेंगे तब जाकर के याद होंगे। 2-3 बार इनका रिवाइजन करना। टेस्ट भी था क्या, कर लेंगे। आज का ही था तो आज का तो कल का बताया। तो आज तक परसों का मतलब आज तक छुट्टी रख के परसों का मतलब आज हो गया ना, था तो आज कल ले लेंगे, कल लेंगे। और अब आप हेडिंग डाले व्युत्क्रम संकरण। व्युत्क्रम का मतलब समझते हो गया। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा, विपरीत। व्युत्क्रम संकरण, इसमें लिखो वह संकरण जिसमें शुद्ध प्रभावी में अभी हमने माना था कैपिटल टी। वह संकरण जिसमें शुद्ध प्रभावी लक्षणों वाले जीव का शुद्ध अप्रभावी, और इसके कोष्टक में लिख लेंगे आप स्मॉल टी, शुद्ध अप्रभावी यानी स्मॉल टी, शुद्ध अप्रभावी, कोष्टक में स्मॉल टी, लक्षणों वाले जीव से
संकरण करवाया जाता है। लक्षण वाले जीव से संकरण करवाया जाता है। तो इसे व्युत्क्रम संकरण कहते हैं। तो इसे क्या कहेंगे? व्युत्क्रम संकरण कहेंगे। यानी अगर संकरण की प्रक्रिया में जनकों को क्या कर दिया जाता है? आपस में बदल दिया जाता है। संकरण की प्रक्रिया में पहले जैसे कैपिटल टी है, ऐसे समझ लें इसको। यानी संकरण की प्रक्रिया में अगर जनकों को आपस में क्या कर दिया जाता है? बदल दिया जाता है, तो उसको मतलब क्या कहा जाता है? व्युत्क्रम संकरण कहा जाता है। इसको आप उल्टा करो, इसको परिभाषा को सीधी करो, काटो इसको एक बार, सीधी सी लिख लो। आप इसको नहीं समझ पाओगे, इसको हटाओ एक बार, दूसरी लिखो इसको। वह है संकरण, ऐसे लिखो इसको। वह है संकरण जिसमें कैपिटल टी को मादा जनक के रूप में, कैपिटल टी को मादा जनक के रूप में, वह स्मॉल टी को नर जनक के रूप में, वह स्मॉल टी को नर जनक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। स्मॉल टी को नर जनक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तथा दूसरे संकरण में कैपिटल टी को नर जनक के रूप में, कैपिटल टी को नर जनक के रूप में, तथा स्मॉल टी को मादा जनक के रूप में, स्मॉल टी को मादा जनक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। स्मॉल टी को मादा जनक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। इसे व्युत्क्रम संकरण कहते हैं। इसे व्युत्क्रम संकरण कहते हैं। देखो इसको समझ लो। एक प्रयोग हमने किया, इसमें यहाँ कैपिटल टी एक जनक के लिए लिया, एक स्मॉल टी। जो कैपिटल टी है इसमें भी आपको पुष्प में इस प्रकार की संरचनाएं मिलेंगी। जो पुष्प होता है द्विलिंगी होता है। पादप का पुष्प है ना, ये पादप का पुष्प क्या होता है? द्विलिंगी का मतलब दोनों ही जो युग्मक हैं, दोनों प्रकार के, नर युग्मक और मादा युग्मक, दोनों ही युग्मक एक ही फूल में पाए जाते हैं। और आप फूल के अंदर की आप संरचना देखेंगे तो आपको इस प्रकार की संरचना है वो दिखाई देगी फूल के अंदर की। यहाँ इसका ये अंडाशय है, यहाँ ये जैसे वर्तिकाग्र है, और यहाँ ये नर युग्मक होते हैं ऐसे, पुंकेसर ऐसे। ये तो नर युग्मक होता है। फूल के अंदर आप खोल के देखेंगे, जैसे मटर के फूल को, अभी तो है नहीं,
बाकी अन्य जो पुष्प हैं, धतूरा है, अन्य सरसों का है, ऐसे जो पूर्णतः द्विलिंगी पुष्प है, उन द्विलिंगी पुष्पों में दोनों युग्मक एक ही फूल में पाए जाते हैं, नर युग्मक और एक मादा युग्मक। दिखा देंगे आपको लाइव। तो यहाँ जो ये अंडाशय होता है, इसमें तो होते हैं यहाँ मादा युग्मक अंडाणु, नीचे का जो भाग होता है फूला हुआ पुष्प का, इसमें जो ये अंडाशय होता है इसमें तो होते हैं अंडाणु, तो ये तो होता है मादा युग्मक। ये तो क्या होता है कि फूल में मादा युग्मक। और ये जो पुंकेसर है इसके अंदर मतलब यहाँ जो नर युग्मक पाए जाते हैं, परागकण, क्या पाए जाते हैं? परागकण। उनको नर युग्मकों को यहाँ क्या कहते हैं? पादपों में परागकण कहते हैं। तो यहाँ परागकण होते हैं, ये नर युग्मक होते हैं। तो अब क्या किया, एक बार तो हमने कैपिटल टी यानी जो लंबे बनवाना था ऐसा बात, उसको हमने मादा मान लिया। एक बार पहला प्रयोग किया, उसमें क्या किया, इसको हमने मादा माना और इसको हमने क्या मान लिया? नर मान लिया। और भाई दो फूल हो गए। इसके बाद में क्या किया, दूसरे प्रयोग में जो कैपिटल टी है उसको तो मान लिया हमने नर, व्युत्क्रम उल्टा कर दिया उसको। पहला जो प्रयोग किया था उसमें कैपिटल टी को क्या माना था? मादा। तो दूसरा हम संकरण प्रयोग कर रहे हैं, उसमें इस लक्षण वाले पादप को हमने क्या मान लिया? उल्टा कर दिया, मादा की जगह नर कर दिया। और ये जो नर माना था उसको क्या कर दिया? मादा कर दिया। उसको क्या कर दिया हमने? मादा कर दिया। इसको हम क्या कहते हैं? व्युत्क्रम संकरण कहते हैं। इसको व्युत्क्रम संकरण है। नेक्स्ट है, लेकिन आप जनक पीढ़ी, अगली हेडिंग लिखें जनक पीढ़ी। जनक पीढ़ी में लिखो, संतति प्राप्त करने के लिए संतति, जनक पीढ़ी में लिखो संतति प्राप्त करने के लिए जिन पौधों का संकरण करवाया जाता है, संतति प्राप्त करने के लिए जिन पौधों का संकरण करवाया जाता है, जिन पौधों का संकरण करवाया जाता है उन्हें जनक पीढ़ी कहते हैं। उन्हें जनक पीढ़ी कहते हैं। जैसे अभी आया था अपना, देखो F1, भाई ये कैपिटल टी, स्मॉल टी, इनसे हमें क्या प्राप्त होगी? संतति प्राप्त होगी। पहले इनमें अर्धसूत्री विभाजन होगा, पहले इनमें क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री विभाजन होने के बाद में जब इनमें क्या होगा? संकरण, तो युग्मनज बढ़ेगा। संकरण होगा तो युग्मनज बढ़ेगा। युग्मनज से ये क्या प्राप्त होगी हमें? संतति। तो संतति प्राप्त करने के लिए जिन पौधों का उपयोग, इसको प्राप्त करने के लिए इनका क्या किया गया? उपयोग किया गया। इनको क्या कहेंगे? जनक। इनको क्या कहोगे? जनक कहोगे। कि संतति प्राप्त करने के लिए जिन पौधों का उपयोग किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? जनक। नेक्स्ट हेडिंग लिखें F2 पीढ़ी। ये जनक पीढ़ी हो गई ना। F1 पीढ़ी लिखो पहले, F1 पीढ़ी लिखो पहले, F1 पीढ़ी। F1 पीढ़ी में लिखें जनकों के संकरण से, जनकों के संकरण से प्राप्त प्रथम पीढ़ी को जनकों के संकरण से प्राप्त प्रथम पीढ़ी को F1 पीढ़ी कहते हैं। जनकों से प्राप्त प्रथम पीढ़ी को F1 पीढ़ी कहते हैं। यानी इन जनकों से, देखो पहली
पीडी ये प्राप्त हो गई, इसको क्या कहेंगे, F1 पीडी। नेक्स्ट लिखिए F2 पीडी, अगले हेडिंग लिखो, अगले हेडिंग लिखे F2 पीडी। F2 पीडी में लिखो F1 पीडी की F1 पीडी की संततियों से, F1 पीडी की संततियों से, इसको ऐसे करो काट के, F1 पीडी की संततियों को, F1 पीडी की संततियों को जनक मानकर, F1 पीडी की संततियों को जनक मानकर जो पीडी प्राप्त की जाती है, F1 पीडी की संततियों को जनक मानकर जो पीडी प्राप्त की जाती है उसे F2 पीडी कहते हैं, उसे F2 पीडी कहते हैं। यानी ये संतति हो गई, इन संततियों को हम क्या करेंगे, आगे जनक मानेंगे। जैसे F1 पीडी की चारों संतति समानी तो थी, 4 समानी थी, उन 4 में से किसी को हमने क्या मान लिया, किसी 2 को हमने क्या मान लिया, जनक मान लिया, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर इनमें वही आगे प्रक्रिया होगी, अर्धसूत्रीय विभाजन होगा, अलग अलग होंगे पहले, और इसमें भी कैपिटल टी होगा, स्मॉल टी होगा, फिर इनमें आपस में मतलब क्या होगा, वापस से संकरण होगा, तो फिर पीडी प्राप्त होगी, उसको क्या कहेंगे, F2 पीडी। तो F1 पीडी की संततियों को जनक मान करके जो पीडी प्राप्त की जाती है उसको मतलब क्या कहा जाता है, F2 पीडी कहा जाता है। नेक्स्ट हेडिंग लिखें, एक संकर अनुपात। 2 पॉइंट और है आपके, इनको कर लो आप पहले। एक संकर अनुपात, एक संकर अनुपात, इसकी तो बहुत सीधी सी परिभाषा है। जैसे एक संकर संकरण हमने पढ़ा था, तो एक संकर संकरण में तो हमने ये पढ़ा था कि एक लक्षण को लेकर के जो वंशागति का अध्ययन किया गया है उसको एक संकर संकरण। अब एक लक्षण को लेकर के हमें बाहर जो अनुपात प्राप्त हुए हैं उसको हम क्या कहेंगे, एक संकर अनुपात कहेंगे। इसकी परिभाषा लिख लें, एक संकर संकरण से, एक संकर संकरण से प्राप्त अनुपात को, एक संकर संकरण से प्राप्त अनुपात को एक संकर अनुपात कहते हैं। एक संकर संकरण से प्राप्त अनुपात को एक संकर अनुपात कहते हैं। समझ गए भाई, एक संकर संकरण से जो अनुपात आएगा उसको हम क्या कहेंगे, एक संकर अनुपात कहेंगे। नेक्स्ट देखिए द्विसंकर अनुपात। द्विसंकर अनुपात, अगली हेडिंग लिखिए द्विसंकर अनुपात, और द्विसंकर अनुपात में लिखें द्विसंकर संकरण से, द्विसंकर संकरण से प्राप्त अनुपात को, द्विसंकर संकरण से प्राप्त अनुपात को द्विसंकर अनुपात कहते हैं। द्विसंकर अनुपात कहते हैं। बस आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।